हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एमीन्स के भौतिक गुण। तो आज हमें एमीनों के भौतिक गुणों के बारे में बात करनी है। और बेटे उसके बाद हम पढ़ेंगे एमीन्स की क्षारीय प्रकृति, कि जो एमीन्स होते हैं उनका नेचर, उनकी प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, उसकी क्षारीय प्रकृति किस प्रकार बदलती है, उन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ने हैं एमीन्स के भौतिक गुण। ठीक है बेटे, तो सब बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग लिखेंगे। हमें हेडिंग लिखनी है एमीन्स, AMINES, एमीन्स के भौतिक गुण। एमीन्स के भौतिक गुण। तो हमें बेटे एमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज डिस्कस करना है। ठीक है बेटे, तो भौतिक गुणों में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, भौतिक अवस्था। एक तो हम बेटे भौतिक अवस्था की बात करेंगे सबसे पहले, और इसी के साथ साथ बात करेंगे हम गंध की, गंध या स्मेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एमीन्स कौन कौन सी भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं और एमीन्स में से कैसी गंध आती है। ठीक है बेटे, तो ध्यान से समझेंगे। यहां से समझाता हूं बेटे। जो हमारा CH3NH2 होता है ना, CH3NH2 का तो पता है आपको, मिथाइल एमीन। CH3NH2 क्या होता है? मिथाइल एमीन। आपको ध्यान रखना है कि मिथाइल एमीन एक गैस है, यानी कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और बेटे जो C2H5NH2 है, यानी इथाइल एमीन, इथाइल एमीन होता है बेटे द्रव, और वो भी कैसा द्रव? वाष्पशील द्रव। कैसा द्रव होता है बेटे? वाष्पशील द्रव। तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल एमीन तो होता है गैस, और इथाइल एमीन होता है वाष्पशील द्रव। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो निम्न एमीन है, निम्न एमीन, निम्न एमीन्स का मतलब ऐसे एमीन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो निम्न एमीन में से एक विशेष प्रकार की गंध आती है बेटे, वो अमोनिया जैसी गंध, अमोनिया जैसी गंध आती है। तो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन, इन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है? कम है, इसलिए इनमें से भी अमोनिया जैसी गंध आती है। ठीक है, पर यदि हम उच्च एमीन की बात करें, परंतु उच्च एमीन्स में से, उच्च एमीन्स में से एक अलग तरह की गंध आती है बेटे, मछली जैसी, मछली जैसी गंध आती है। ध्यान रखोगे ना?
उच्च एमीन का मतलब वो एमीन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। और एक बात और ध्यान रखनी है, यही लिख रहा हूं मैं, आप अगला पॉइंट बना के लिख लेना कि सभी एमीन, चाहे वो एमीन निम्न एमीन हो या उच्च एमीन हो, बेटे सभी एमीन कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं या होती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। सभी एमीन कैसे होते हैं बेटे, रंगहीन। तो हमें पता चला है कि मिथाइल एमीन गैस है, इथाइल एमीन वाष्पशील द्रव है। निम्न एमीन्स में से अमोनिया जैसी गंध आती है, परंतु उच्च एमीन में से मछली जैसी गंध आती है। और सभी एमीन्स कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे गुण की, नंबर 2। अब हमें सीखना है हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि क्या एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो बेटे इसका उत्तर है हाँ, अमोनिया की तरह, अमोनिया से तो बनती हैं एमीन। अमोनिया के समान, अमोनिया के समान प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक एमीन में भी अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है और द्वितीयक एमीन में भी अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है। कैसे होता है मैं अभी बताऊंगा। जबकि यदि आप तृतीयक एमीन को देखोगे ना, टर्सरी एमीन को, 3 डिग्री एमीन कह दो या तृतीयक एमीन कह दो या टर्सरी एमीन कह दो, जबकि 3 डिग्री एमीन्स में हाइड्रोजन परमाणु होता ही नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण, हाइड्रोजन परमाणु की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। देखो ये सारी बात समझाऊंगा आपको। यदि आप प्राइमरी एमीन की बात करते हो तो प्राइमरी एमीन क्या होता है, RNH2। यहां से एग्जांपल लेते हैं। देखो प्राइमरी एमीन होता है RNH2, ये लिखता हूं मैं RNH और H, यही तो है, RNH2 है बेटे। और यदि मैं एक और बना दूं यहाँ प्राइमरी एमीन का अणु, RN, इधर भी H और इधर भी H, RNH2, और यहां भी बना दिया बेटे RNH2। तो यदि आप प्राइमरी एमीन को देखोगे, ये क्या है, प्राइमरी एमीन है ना, 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कह दो। तो आपको पता है इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के, इनमें से किसी एक बॉन्ड को देख लो, इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, जिसके कारण नाइट्रोजन पर होगा आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर होगा आंशिक धनावेश। ऐसा ही यहाँ भी तो होगा बेटे, इस बॉन्ड के भी तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, तो नाइट्रोजन पर होगा आंशिक ऋणावेश और यहाँ होगा आंशिक धनावेश। यहाँ भी आंशिक धनावेश होगा, इसके बदले में यहाँ भी आंशिक ऋणावेश होगा। पर मैं केवल इस बंध की बात कर रहा हूं इस समय। इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ को सरके हुए होंगे, नाइट्रोजन के पास होगा आंशिक ऋणावेश और बेटे हाइड्रोजन के पास होगा आंशिक धनावेश। तो यदि आप ध्यान से देखोगे इस प्राइमरी एमीन के इन 3 अणुओं को, तो आपको बेटे एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, और बात ये दिखाई दे रही होगी कि ये प्लस और माइनस के बीच एक बॉन्ड काम करेगा जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां भी इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है बेटे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब प्राइमरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब यदि मैं सेकेंडरी एमीन की बात करूं,
RNHR, यही तो होता है सेकेंडरी अमीन। देखो RNHR या R2NH भी आप इसे कह सकते हो। देखो ये तो हो गया, ऊपर भी R है नीचे भी R है, R2NH भी कह सकते हो। तो बेटे इसमें भी तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस चार्ज होंगे। इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ और नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, और ऐसा ही यहाँ होगा। तो इसमें भी तो बेटे वही बॉन्ड बनेंगे। इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड होगा बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस अर्थात विपरीत आवेशों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। तो हमें पता चला है ये क्या है बेटे, सेकेंडरी अमीन है ना। हमें पता चला है कि प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। पर यदि आप टर्सरी एमीन की बात करते हो तो R N R और यहां भी R, ये टर्सरी एमीन है। अब मुझे यूं बताओ कि टर्सरी एमीन पर N के साथ क्या कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन एटम जुड़ा है? तो नाइट्रोजन के साथ कोई डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम, इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का डायरेक्शन कुछ कंफर्म नहीं है। और हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तभी बनता है जब हाइड्रोजन या तो जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा है, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें पता चला है कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल प्राइमरी एमीन में बनते हैं और सेकेंडरी एमीन में बनते हैं। अब हम नंबर 3 पे बात करेंगे बेटे। नंबर 3 हेडिंग लिखते हैं। अब हम बात करेंगे बेटे द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण या आप इसे ध्रुवीयता भी कह सकते हो, डाइपोल मोमेंट या पोलर। तो बेटे एक बात ध्यान रखनी है आपको बस, कि एमीन जो होते हैं ना, एमीन कोमा, ध्यान से समझियो, एल्केन से अधिक, एल्केन से तो अधिक ध्रुवीय होते हैं, यह ध्यान रखना है, तथा एल्कोहल से कम ध्रुवीय होते हैं। एल्कोहल से कम ध्रुवीय होते हैं, याद रखोगे ना। एमीन्स जो हैं एल्केन से तो ज्यादा ध्रुवीय हैं और एल्कोहल से कम ध्रुवीय हैं। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे क्वथनांक की। क्वथनांक की परिभाषा आपने पढ़ रखी है। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो वहां तो आपने पढ़ा था, वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। पर जब आप 12th क्लास में आए तो क्वथनांक की आपने कुछ अलग ही परिभाषा पढ़ी। वहां आपने पढ़ा 12th क्लास में कि वह ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम कहते हैं द्रव का क्वथनांक। तो हम यदि क्वथनांक के बारे में या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये सीखनी है कि एल्केन होता है ना, ये यदि मैं RH लिखता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए एल्केन है। जैसे CH3H होगा तो मीथेन होगा, C2H5H होगा तो इथेन होगा। तो एल्केन का क्वथनांक होता है सबसे कम। यदि हम लगभग समान अणुभार वाले विभिन्न प्रकार के यौगिकों की तुलना करें तो मान लो आपके पास कोई एल्केन है और एक है आपके पास एमीन, RNH2 से ही तो लिखते हैं प्राइमरी एमीन को, और दोनों के अणुभार बराबर हैं, लगभग बराबर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि एल्केन
का क्वथनांक कम होगा और एमीन का क्वथनांक होगा ज्यादा। इसका कारण यही है जो ऊपर लिखा हुआ है, ध्रुवीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण या ध्रुवीयता। क्योंकि हमने पढ़ा है एमीन एल्केन से अधिक ध्रुवीय होता है, तो एमीन एल्केन से जब अधिक ध्रुवीय होगा तो इसका मतलब एमीन के अणु आपस में जुड़े होंगे ज्यादा मजबूत बल से, जिसे आप कह सकते हो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। या फिर यदि वो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन है तो उसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ एल्केन का क्वथनांक कम होता है, एल्केन से ज्यादा होता है एमीन का, और एमीन से भी ज्यादा होता है अल्कोहल का। बिल्कुल मैंने ऊपर वाले पॉइंट के आधार पर लिखा है। यहां मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, ये है बेटे क्वथनांक बढ़ने का क्रम। क्वथनांक बढ़ने का क्रम बताया है, पेपर में सवाल पूछा जाता है बेटे कि एल्केन, एमीन और अल्कोहल के क्वथनांक बढ़ने का क्रम बताओ। ये ध्रुवीयता पर काफी हद तक निर्भर करता है। ध्रुवीयता सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। जिसकी ध्रुवीयता कम है उसका क्वथनांक भी कम होगा, क्योंकि उसके अणु कम बल द्वारा जुड़े होंगे आपस में। अच्छा एक बात बताता हूं और नंबर 2 पे ध्यान से समझना। यदि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटे, RCOOH, तो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद दूसरा नंबर होता है बेटे अल्कोहल का, यदि हम बात करें क्वथनांक की, और फिर होता है नंबर एमीन का, और फिर होता है एल्केन का। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। देखो एल्केन, एल्केन के बाद एमीन, एमीन के बाद अल्कोहल, अल्कोहल से भी ज्यादा क्वथनांक कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। अच्छा यदि कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछ ले, देखना जरा। मान लो किसी ने पूछ लिया कि जो समावयवी एमीन्स होते हैं, समावयवी एमीन्स मतलब कैसे, नॉर्मल, आइसोनियो, इस तरह की समावयवता हो, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरह की समावयवता हो, तो समावयवी एमीन्स के क्वथनांक का कोई क्रम पूछ लेना आपसे, तो एक चीज ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा जाता है। तो आपको जवाब देना है कि जो प्राइमरी एमीन होता है ना, प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें दो दो जगह है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। समझ रहे आप, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। और प्राइमरी एमीन से कम होता है क्वथनांक सेकेंडरी एमीन का, यदि उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी उनके अणु भार भी बराबर हैं। और सबसे कम क्वथनांक होता है टर्सरी एमीन का। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्राइमरी एमीन में दो जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है आपस में जोड़ने के लिए अणुओं को। सेकेंडरी एमीन में एक जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है अणुओं को आपस में जोड़ने के लिए। और बेटे टर्सरी एमीन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही नहीं है, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो टर्सरी एमीन के अणु आपस में जुड़ेंगे कैसे, और जब नहीं जुड़ेंगे तो इनमें एकता, यूनिटी, संगठन कहां से आएगा। थोड़ा सा गर्म करो उड़ के भाग जाएगा। इसका मतलब टर्सरी एमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है। ये जो बात बताई गई है, ये बताई गई है बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर, हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर, याद रखोगे, ठीक है। यदि कोई पूछता है आपसे कि प्राइमरी एमीन का क्वथनांक सबसे ज्यादा क्यों होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि इसमें एक अणु द्वारा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। यहाँ तो हमने बना के दिखा दिया, यहाँ भी तो बन जाएगा बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ से भी कोई नाइट्रोजन परमाणु जुड़ सकता है। ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा बेटे यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि एमीन्स जो होते हैं, समावयवी एमीन,
और उन एमीन्स की वाष्पशीलता का क्रम बताओ। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा वो सबसे मुश्किल से उबलेगा और सबसे मुश्किल से उड़ेगा। तो इसका मतलब उसकी वाष्पशीलता क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हम कहेंगे कि जो आपका टर्सरी एमीन है ना, तृतीयक एमीन, उसका क्वथनांक सबसे कम था, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा वाष्पशील होगा, जल्दी उड़ जाएगा। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी एमीन, इसका क्वथनांक कुछ ज्यादा था इसलिए ये कम वाष्पशील होगा। और बेटे प्राइमरी एमीन का क्वथनांक था सबसे ज्यादा, इसलिए प्राइमरी एमीन की वाष्पशीलता यानी उड़ने की क्षमता होगी सबसे कम। जिसका क्वथनांक अधिक होता है उसकी वाष्पशीलता कम होती है। ये चीज तो बड़ी सिंपल है। यदि मैं कह दूं आपको दो द्रव मेरे पास हैं, एक का क्वथनांक है 50 डिग्री सी और एक का क्वथनांक है 100 डिग्री सी, तो पहले कौन वाष्पित होगा? तो सीधी सी बात है, आप कहोगे कि सर जिसका क्वथनांक 50 डिग्री सी है वो पहले वाष्पित होगा, क्योंकि उसका क्वथनांक ही मात्र 50 डिग्री सी है, तो वो तो जल्दी उड़ेगा ही। और जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सी है उसे तो उड़ने के लिए, तेजी से उड़ने के लिए कम से कम 100 डिग्री सी तक पहले गर्म होना पड़ेगा। चलो आ जाते हैं अगले गुण पर, नंबर 5 पर। और नंबर 5 में हमें डिस्कस करना है बेटे विलेयता। आप इसे विलेयता भी कह सकते हो, या फिर आप इसे सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हो, या फिर घुलनशीलता भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, देखो कितनी अच्छी बात बताता हूं। जो कम अणुभार वाले एमीन होते हैं ना, कम अणुभार वाले एमीन, कम अणुभार वाले एमीन का मतलब पता क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 से कम होनी चाहिए, जिनमें कार्बन की परमाणु 6 से कम हो। कार्बन के परमाणु कितने से कम हो? 6 से कम। तो कम अणुभार वाले एमीन जल में अधिक घुलनशील होते हैं। घुलनशील को बेटे विलेय लिख दूं, विलेय, एक ही तो बात है। तो कम अणुभार वाले एमीन्स यानी ऐसे एमीन्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 से कम होती है, वे जल में अधिक घुलनशील या अधिक विलेय होते हैं। बताऊं बेटे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे क्या करते हैं, वे बेटे जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो जल के साथ यदि वे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और उनका अणुभार कम है, तो वे तो जल में घुलनशील होंगे ही बेटे। ठीक है, पर यदि मैं बात करूं उन एमीन्स की जिनके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 से ज्यादा है, तो आप इसे इस तरह लिख सकते हो, परंतु अणुभार बढ़ने के साथ साथ, अणुभार बढ़ने के साथ साथ, या आप कह सकते हो कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ, एमीन्स की जल में घुलनशीलता घटती जाती है। जल में घुलनशीलता घटती जाती है। ठीक है बेटे, बस जल में घुलनशीलता के बारे में ये बात तो जरूर याद रखनी है। अच्छा, यदि कोई आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि एमीन्स की जल में घुलनशीलता, मान लो किसी ने पूछ लिया कि जो एमीन्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनकी जल में घुलनशीलता का क्रम बताओ क्या होता है।
जल में घुलनशीलता का क्रम क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। तो आपको बताना है कि प्राइमरी एमीन जल में अधिक घुलनशील होते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी एमीन थोड़ा कम घुलनशील होते हैं, और बेटे टर्सरी एमीन जल में सबसे कम घुलनशील होते हैं। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ सीधी सी बात है, जल के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है कम और उससे भी कम। तो यहाँ हमने जो जवाब लिखा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर लिखा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर उत्तर लिखा है। आपको पता है टर्सरी एमीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, तो सबसे कम घुलनशील होगा। पर हाँ, एक बात और है, यदि कोई आपसे पूछ ले कि एमीन और अल्कोहल दोनों में कौन अधिक घुलनशील है जल में, तो बेटे मेरा उत्तर होगा कि एमीन अल्कोहल के मुकाबले जल में अधिक घुलनशील है। एमीन अल्कोहल के मुकाबले जल में अधिक घुलनशील है। ठीक है, अब ये तो बड़ा अजीब लगा होगा आपको कि सर जब एमीन और अल्कोहल का हम कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, तो हमने सीखा था कि एमीन कम ध्रुवीय है और अल्कोहल है अधिक ध्रुवीय, और अल्कोहल से भी ज्यादा ध्रुवीय है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ आपने उत्तर किस हिसाब से हमें समझाया है कि एमीन अधिक घुलनशील है पानी में और अल्कोहल पानी में कम घुलनशील है। ये जो बात लिखी है ये है बेटे जल में घुलनशीलता के बारे में। जल में घुलनशीलता, ये हमने जल में घुलनशीलता के बारे में लिखा है। अब सवाल ये है कि सर ऐसा क्यों है, इसका रीजन पता क्या है बेटे? इसका रीजन ये है कि एमीन में तो होता है नाइट्रोजन परमाणु जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और अल्कोहल में होता है ऑक्सीजन, उसके पास भी, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 2 लोन पेयर। पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का नेचर थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन देने वाला और यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की आदत ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करने की या त्यागने की, तो इसकी प्रवृत्ति ज्यादा है। इसलिए ये क्या करता है, ये ज्यादा आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ? पानी के साथ। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसका कारण यहां लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन युग्म, या आप इलेक्ट्रॉन पेयर लिख सकते हो, लोन पेयर भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति, आदत ऑक्सीजन से अधिक होती है। अल्कोहल में तो ऑक्सीजन है ना बेटे, ऑक्सीजन से अधिक होती है। यदि आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करोगे ना, तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है नाइट्रोजन के मुकाबले। तो हमने लिखा है नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन से अधिक होती है। तथा नाइट्रोजन, या यूं कह दो, नाइट्रोजन ना कहो, एमीन ही कह दो, तथा एमीन जल के साथ अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है या बना सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसलिए हम कहते हैं बेटे कि एमीन ज्यादा घुलनशील होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण। किसमें घुलनशील होता है? पानी में। एमीन ज्यादा घुलनशील होगा और अल्कोहल होगा कम घुलनशील। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए जरा। यदि मैं बात करूं एनिलीन की, मान लो हम एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर होता है NH2। देखो NH2,
ऐसा ही तो होता है एनिलीन। और एनिलीन का दूसरा अणु ले लो, ये एनिलीन के दो अणु लिए, एन, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है। ये दो अणु किसके लिए बेटे? एनिलीन के। तीन अणु ले लो चाहे, आपको पता है कि ये बंद ध्रुवीय होगा, ये भी ध्रुवीय होगा, और इनके बीच बन रहा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। किस किस के बीच पता है आपको? इसके ऊपर तो माइनस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा, इसके ऊपर प्लस डेल्टा। तो यहाँ एक बॉन्ड बन रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एनिलीन के अणु भी आपस में जुड़े होते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा। अंतर अणु का मतलब जो अणुओं के बीच में बनता हो, ठीक है। एमीन्स में भी बनता है, जो एल्काइल एमीन है, इथाइल एमीन, मिथाइल एमीन, इनमें भी बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब एनिलीन में अणुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड जो है उसे आप अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हो। जैसा कि ऊपर के सारे बॉन्ड हमने पढ़े थे, वे भी सारे अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड ही थे। पर यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास कोई इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप, जिसे आप कह सकते हो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। क्या कह सकते हो? एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एनिलीन है उसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसका क्वथनांक भी बहुत ज्यादा होता है। इसका क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। इस बात को आप नोट में लिख लो जरा, ठीक है। नोट हेडिंग डालते हैं, चलो नोट। एनिलीन का क्वथनांक जितना होना चाहिए उससे अधिक होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटे यदि आप एन एन डाई मिथाइल एनिलीन की बात करोगे तो इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन तो डायरेक्टली जुड़ा ही हुआ नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता है, इसलिए इसके अणु आपस में जुड़कर यूनिटी, एकता, संगठन नहीं बना सकते हैं। इसलिए इनका क्वथनांक क्या होता है? कम। तो इसलिए नोट में हम एक बात लिखते हैं कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन में अंतर अणुक का मतलब जो अणुओं के बीच में बनता हो। देखो इस अणु और इस अणु के बीच में बना है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एनिलीन का क्वथनांक अधिक होता है। एनिलीन का क्वथनांक अधिक होता है, ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसकी भी बात करते हैं। जबकि दूसरा क्या है बेटे? एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। एन एन डाई मिथाइल एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनने के कारण इसका क्वथनांक कम होता है। याद रखोगे बेटे, इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। किसका? एन एन डाई मिथाइल एनिलीन का, ठीक है बेटे। चलो अगली बात करते हैं हम। अब हम एक अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ये हमने गुण पढ़ लिए, सारे 5 गुण हमने पढ़े हैं, भौतिक गुण। इन्हें आप याद रखोगे, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब हम बात करेंगे बेटे एमीनो की क्षारीय प्रकृति के बारे में। जो एमीनो हैं यानी एमीन्स, AMINES, एमीन की क्षारीय प्रकृति। देखो बेटे, यदि आप किसी एमीन को देखोगे
तो उस एमीन का यदि प्राइमरी एमीन है तो उसका सूत्र क्या होता है, RNH2। तो उसमें आपको नजर आते हैं H यानी हाइड्रोजन एटम। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एमीन क्या होता है, अम्लीय होता है, उसकी प्रकृति एसिडिक होती है। पर बेटे वास्तविकता यह है कि एमीन होता है क्षारीय। तो हमने हेडिंग लिखी एमीन्स की क्षारीय प्रकृति। चलो इसके बारे में बात करेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो एमीन की क्षारीय प्रकृति का कारण बताता हूं आपको, ध्यान से समझेंगे सब कि एमीन क्षारीय क्यों है। नंबर 1, सबसे पहला कारण, जो बेटे एमीन होता है ना RNH2, इस RNH2 के नाइट्रोजन एटम पर होता है एक इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को भी दे सकता है उपसह संयोजक बंध के रूप में। और लुईस ने कहा था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस, लुईस ने कहा था कि जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन के जोड़े को प्रदान करने की होती है, डोनेट करने की होती है, देने की होती है, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देता है किसी दूसरे परमाणु को, वो होता है लुईस अक्षार। क्या होता है? लुईस अक्षार या लुईस बेस। तो यदि आप RNH2 का संरचना देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपस्थित है। तो इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को किसी को भी दिया जा सकता है उपसह संयोजक बंध द्वारा। तो RNH2 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होने के कारण क्या होता है, लुईस क्षार होता है, लुईस क्षार होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि RNH2 में तो 2 H हैं, बच्चों को जहां भी H नजर आते हैं वे ऐसा सोच लेते हैं कि H वाले जितने भी रासायनिक यौगिक हैं या पदार्थ हैं वे सारे अम्ल हैं। जैसे HCl में H है, जैसे H2SO4 में H है, जैसे HNO3 में H है, जैसे CH3COOH में H है। तो जहां उन्हें H नजर आता है वे सोचते हैं कि ये तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, इसका मतलब इसका नेचर एसिडिक है। पर बेटे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। ये कहावत तो आपने सुनी है। RNH2 में भले ही आपको H नजर आ रहा हो और आप सोच रहे हो कि ये कोई एसिड ही होगा, पर बेटे ये कोई एसिड नहीं है, ये क्या है, बेस। क्योंकि इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का। आपको पता है एसिड और बेस के बारे में सबसे पहले आर्हीनियस ने बताया था, और फिर उसके बाद लॉरी और ब्रॉन्स्टिड ने बताया था, और लुईस ने भी एसिड और बेस का डेफिनेशन दिया था। तो लुईस ने दिया था इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दान करता है वो लुईस क्षार होता है। अब देखो, अच्छा मान लो मेरे पास एमीन है RNH2, ये एमीन है, और इसे मैंने बेटे पानी में घोल दिया, पानी H2O लिख दो या HOH लिख दो। तो जब आप इसे पानी में घोल दोगे तो यहां से H पॉजिटिव आयन इसे मिल जाएगा, और रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, RNH3 पॉजिटिव प्लस यहां क्या बचा है, OH नेगेटिव। जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, और मुझे यूं बताओ कि RNH2 यानी एमीन ने H पॉजिटिव को ग्रहण किया है या नहीं। तो जो H पॉजिटिव को त्यागता है वो तो होता है अम्ल, परंतु जो H पॉजिटिव अर्थात प्रोटॉन को या हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करता है वो तो बेटे क्षार होता है। लोरी और ब्रॉन्स्टिड ने यही तो बताया था कि जो प्रोटॉन को देगा वो तो होगा एसिड, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो होगा बेस। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कह दो या फिर आप प्रोटॉन भी कह सकते हो। तो दूसरा सबूत हमें मिला कि H पॉजिटिव ग्रहण इसने किया है, तो मैं लिखूंगा H पॉजिटिव ग्रहण करने के कारण, H पॉजिटिव ग्रहण करने के कारण यानी प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण
यह क्या होता है? क्षार होता है। कौन? एमीन की बात कर रहे हैं बेटे हम। होता है लिख दो या होती है लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगता हो। अच्छा एक बात और बताओ कि जब आप एमीन को पानी में घोल दोगे तो पानी में ये चीजें ही तो होंगी, और इनमें मुख्य चीज मुझे दिखाई दे रही है OH नेगेटिव। यानी कि जलीय विलयन जो हमें बनेगा, जो प्राप्त होगा हमें, वो जलीय विलयन तो बेटे OH नेगेटिव आयन उपस्थित होने के कारण क्षारीय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एमीन को पानी में घोलने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि उसमें होते हैं OH नेगेटिव आयन उपस्थित, और वो क्षारीय होता है। तो जिस चीज को पानी में घोलने से पानी क्षारीय हो जाता है, तो उस चीज को तो मैं क्षार ही कहूंगा। क्या कहूंगा बेटे? क्षार ही कहूंगा। तो एक तीसरा सबूत हमें मिला है कि इसके जलीय विलयन में, इसके माने किसके? एमीन के। इसके जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन उपस्थित होने के कारण, OH नेगेटिव आयन उपस्थित होने के कारण, तो OH नेगेटिव आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए भी हम क्या कहेंगे? यह क्षार होता है। एमीन क्षार होता है। कुछ बच्चे लिखते हैं यह क्षार होती है, तो आप होती है लिख दो या होता है लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं ना, पहले तो चलते थे बजाज चेतक, बजाज सुपर, एलएमएल, वेस्पा, अब चलते हैं एक्टिवा। तो कुछ बच्चे तो कहते हैं कि तेरा एक्टिवा कहाँ है, और कुछ बच्चे कहते हैं तेरी एक्टिवा कहाँ है, कुछ बच्चे कहते हैं तेरी मोटरसाइकिल कहाँ है, और कुछ बच्चे कहते हैं तेरा मोटरसाइकिल कहाँ है। ठीक है, तो इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक बार मैं गीता पढ़ रहा था, गीता, मुझे गीता का तो आपको पता है श्रीमद् भगवद गीता, तो मुझे ऐसा पता था कि आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है, आत्मा अमर होती है। पर मैंने कई जगह पढ़ा है, लिखा हुआ है आत्मा अमर होता है। तो आप चाहे होती है लिख दो, चाहे होता है लिख दो, इस चीज से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव ये पड़ेगा कि इसका नेचर आपको पता होना चाहिए कि नेचर एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये 3 सबूत मिले हैं। इन 3 सबूत से हमें पता चलता है कि जो एमीन होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छी बात करते हैं। चलो, एमीनो की, एमीनो माने एमीन, एमीनो की क्षारीय प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इन सारे पॉइंट्स से। ठीक है, ये कभी इस तरह पेपर में नहीं पूछे जाते हैं कि एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन तो आने का कोई चांस है ही नहीं बेटे, पर जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं ना बीच में, ये पॉइंट्स अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये पूछे जाते हैं, और वहां बच्चे फिर हो जाते हैं परेशान। तो इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझा करो। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेरणिक प्रभाव की। प्रेरणिक प्रभाव, जिसे आप कहते हो इंडक्टिव इफेक्ट। क्या कहते हो? इंडक्टिव इफेक्ट, और रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल आई से। देखो, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको मैं। प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यदि कोई प्लस आई प्रभाव दिखाने वाला जो ग्रुप है, कोई भी प्लस आई ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने से दूर भगाता है। ठीक है, प्लस आई का मतलब जो दूर भगाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, बॉन्ड पेयर कह सकते हो आप बॉन्ड पेयर को। तो प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? क्षारीय प्रबलता को बढ़ाते हैं।
कैसे बढ़ाते हैं मैं बताऊंगा, देखो अभी बढ़ाते हैं। किसकी क्षारीय प्रबलता की बात कर रहे हैं हम? एमीन की। हम बेटे एमीन की बात कर रहे हैं, RnH2 की क्षारीय प्रबलता की बात कर रहे हैं बेटे। और जो -I ग्रुप है, -I ग्रुप है, वे एमीन की क्षारीय प्रबलता को, एमीन की क्षारीय प्रबलता को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब। मान लो मैं आपको कह दूं कि हमारे पास कोई भी RnH2 इस तरह कोई एमीन है, और वहां हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर है एक लोन पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर तो इसके 3 है, लोन पेयर 1 है। इस लोन पेयर का ही खेल है सारा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का ही खेल है। यदि मैं यहाँ R की जगह कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दूं जो +I इफेक्ट दिखाता हो, जैसे मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल क्या करेगा, इधर को अपने बॉन्ड पेयर को इधर को भेजेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही 2 हैं, पर इसने भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इधर को धकेल दिया नाइट्रोजन की तरफ को, तो नाइट्रोजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, इलेक्ट्रॉनों की भरमार हो जाएगी। और जब वहां इलेक्ट्रॉनों की घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ऐसा होने से ये जो आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली किसी दूसरे परमाणु को या स्पीसीज को दिया जा सकता है। और जितना इजीली दूसरे परमाणु या स्पीसीज को ये लॉन पेयर मिलता है, मैं कहूंगा कि ये जो एमीन है वो उतना अच्छा बेसिक नेचर दिखा रहा है, या क्षारीय प्रबलता प्रदर्शित कर रहा है, या क्षारीय प्रवृत्ति दिखा रहा है। तो इसका मतलब +I ग्रुप हमेशा एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। रीजन यही है कि नाइट्रोजन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो हमारा लोन पेयर है जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, उस लोन पेयर को इजीली डोनेट किया जा सकता है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, चलो अच्छा एक एग्जांपल समझते हैं। यदि मैं गैसीय अवस्था में बात करूं, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में उपस्थित, ध्यान से समझियो, एमीन्स की क्षारीय प्रबलता, चलो इसके बारे में बात करेंगे। गैसीय अवस्था में उपस्थित एमीन्स की क्षारीय प्रबलता के बारे में बात करेंगे। तो बेटे इस एमीन को ध्यान से देखो, कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 3, और ये तीनों जुड़े हुए हैं इसके ऊपर। तो ये तो टर्सरी एमीन है, ये लोन पेयर है जो बेचैन हो रहा किसी को देने के लिए। और यदि मैं बात करूं 1 और 1 2 एमीन है, ये लिख दिया NH, ए लोन पेयर है जो परेशान हो रहा है कि मुझे किसे दे दिया जाए, किसी ना किसी को। और यदि मैं एक ले लूं यहाँ मिथाइल ग्रुप CH3NH2, ऐसा ही तो होगा। और यदि एक भी ना लूं तो ऐसा होगा, फिर तो NH3 है, अमोनिया, अमोनिया से तो ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। तो यदि यहाँ आप देखोगे क्षारीय प्रबलता की, तो इसके पास 3 CH3 और तीनों कैसे हैं, +I इफेक्ट दिखाने वाले। तो इसका मतलब 3 ऐसे ग्रुप हैं जो इस पर नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से लोन पेयर बहुत जल्दी और बहुत इजीली किसी को दिया जा सकेगा। और मैं कहूंगा टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर दिखाता है, सबसे ज्यादा क्या है, बेसिक है, सबसे ज्यादा क्षारीय है, क्षारीय प्रबलता सबसे ज्यादा टर्सरी एमीन की है। इसमें 2 बचे हैं तो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे, और इसमें 1 है वो उतना हेल्प नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी ऐसा निशान आएगा। और इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या +I इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप अटैच नहीं है। इसका मतलब NH3 सबसे कम क्षारीय प्रबलता प्रदर्शित करता है। अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा क्षारीय कौन होता है,
कौन होता है? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन से ज्यादा क्षारीय सेकेंडरी एमीन, और सेकेंडरी एमीन से भी ज्यादा क्षारीय होता है टर्सरी एमीन। पर यहाँ इस बात पे गौर फरमानी है, गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटे? गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं नंबर 2 पर। प्रेरणिक प्रभाव तो इस तरीके से प्रभावित करता है। अब हम बात करेंगे विलायकन प्रभाव की, यानी कि विलायक किसके साथ अच्छा रिएक्शन करता है। विलायकन प्रभाव व त्रिविम विन्यासी बाधा। तो त्रिविम बाधा ही लिख दो बस। स्टेरिक हिंड्रेंस तो पता ही है आपको, जो ग्रुप्स भीड़ लगा देते हैं अटैकिंग साइट के चारों तरफ, जहां अटैक करना होता है अटैकिंग रिएजेंट को, यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक को जहां आक्रमण करना होता है, वहां यदि आसपास भीड़ बढ़ जाती है तो आक्रमणकारी अभिकर्मक का आक्रमण करना मुश्किल हो जाता है, अटैकिंग रिएजेंट का अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो विलायकन में क्या होता है, सॉल्वेशन भी आप इसे कह सकते हो। इसमें क्या होता है बेटे कि जैसे आप किसी एमीन को पानी में घोल रहे हो, तो आपको पता है एमीन की आदत है इस लोन पेयर को डोनेट करने की। तो पानी में जब घोल लोगे तो लोन पेयर को ये देगा H पॉजिटिव को। किसे देगा? H पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन को। इसका मतलब प्रोटॉन को अटैक करना पड़ेगा यहाँ, जिसे प्रोटॉन इसके ऊपर आके जुड़ जाए उपसह संयोजक बंध द्वारा। इस घटना को आप प्रोटोनेशन कह सकते हो या प्रोटोनीकरण कह सकते हो। तो यदि मैं यहां बात करूं और आपका जलीय विलयन में क्षारकता की बात करूं, पानी में घोल रहे ना, जलीय विलयन में क्षारकता, मान लो एमीन्स को आप पानी में घोल के देख रहे हो कि किसका जलीय विलयन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सेकेंडरी एमीन है, CH3 का होल ट्वाइस लिख दूं, ऐसे 2 बार लिख दो या होल ट्वाइस लिख दो, जो सेकेंडरी एमीन है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। बड़ी अजीब बात है। उसके बाद होगा प्राइमरी एमीन CH3NH2, और उससे भी कम क्षारीय होगा बेटे टर्सरी एमीन CH3 का होल थ्राइस N, और सबसे कम क्षारीय होगा अमोनिया का जलीय विलयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर टर्सरी एमीन तो यहाँ आना चाहिए था सबसे पहले, जैसे यहाँ टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनिया। जब आप गैसीय अवस्था में देखते हो क्षारीय प्रबलता तो टर्सरी की सबसे ज्यादा है, पर यदि पानी में घोल के देखते हो तो सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। टर्सरी पहले नंबर से उठ के सीधा तीसरे नंबर पे आ गया। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा इसलिए हुआ है बेटे कि जो टर्सरी एमीन होता है ना, इसमें त्रिविम बाधा सबसे अधिक होती है। त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा बेटे सबसे अधिक होती है, क्योंकि वहां H पॉजिटिव को अटैक करना है इसके ऊपर, यानी प्रोटोनेशन होना है, प्रोटोनीकरण होना है। ठीक है। और जब त्रिविम बाधा सबसे अधिक है, N के ऊपर 3-3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो जो H पॉजिटिव है यानी प्रोटॉन है, पानी से H पॉजिटिव मिलता है ना, H पॉजिटिव का आक्रमण करना यानी अटैक करना सबसे कठिन होता है। यहाँ कहाँ होता है बेटे? टर्सरी एमीन पर सबसे कठिन होता है। इसलिए टर्सरी एमीन पहले नंबर से उठ के डायरेक्टली कौन से नंबर पर आ गया है? तीसरे नंबर पर यदि गैसीय अवस्था की बात करें तो पहले पे है, और जलीय विलयन की बात यदि आप करते हो तो सीधा आ चुका है तीसरे नंबर पे। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, कभी एग्जाम में गलत करके आ जाओ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो बेटे अब बात करते हैं हम एराइल एमीन जो होते हैं ना, एराइल एमीन यानी बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 जोड़ दिया, जिसे आप एनिलीन कहते हो। एराइल एमीन की
क्षारीय प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं कि क्या एराइल एमीन भी बेसिक नेचर शो करता है, क्षारीय प्रवृत्ति दिखाता है। तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल दिखाता है। जो एराइल एमीन है जैसे एनिलीन है, वो क्षारीय प्रवृत्ति दिखाता है या उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। देखो कैसे होती है, मैं यहां लिख दूं ArNH2, एराइल ग्रुप के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है, क्षारीय होता है। क्यों होता है क्षारीय, अभी बताता हूं क्यों होता है क्षारीय। कारण यहां लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे इसके कारण क्यों होता है क्षारीय। जैसे मान लो आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है NH2। क्या नाम है इसका बताओ, एनिलीन है ना बेटे, क्या है एनिलीन। यदि आप इसे पानी में घोल दोगे ना, HOH, यदि पानी के साथ ये रिएक्शन करेगा या पानी में आप इसे घोल दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसे फायदा है वहां जाकर, वहां लोन पेयर है ना, यहाँ एक लोन पेयर है और H पॉजिटिव को चाहिए लोन पेयर, वहां जाएगा तो लोन पेयर मिलेगा और इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो इस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये बेंजीन रिंग। और यहाँ क्या बनेगा बेटे, NH3, और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ बचा है OH नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि इसने यानी एनिलीन ने, आप लिख सकते हो एनिलीन, एनिलीन ने एक प्रोटॉन को ग्रहण किया है जिससे बना है एनिलीनियम आयन। इसका नाम आप लिख सकते हो एनिलीनियम आयन, इसका नाम एनिलीनियम आयन। तो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो तो बेटे क्षार होता है, पता है ना आपको, ठीक है। अच्छा चलो एक और कारण बताता हूं। पहला कारण तो ये बता दिया कि जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, क्षार। आप जरा इस रिएक्शन को देखो, C6H5NH2। क्या मैं एनिलीन को ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बेंजीन रिंग ना बना के C6H5 लिख दिया। यदि आप इसका रिएक्शन किसी अम्ल के साथ कराते हो, ये क्या है, एसिड है, एसिड कह दो या अम्ल, तो अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, C6H5NH3Cl, यानी एक लवण बनता है C6H5NH3Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब यहाँ नेगेटिव लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो C6H5NH3Cl बनता है जो एक साल्ट है। तो जो पदार्थ अम्ल के साथ रिएक्शन करके एक साल्ट बनाता है, ये क्या है, साल्ट, लवण। तो उस पदार्थ को तो मैं बेटे क्या कहूंगा, क्षार ही कहूंगा। क्या कहूंगा, क्षार। और जो आपको लवण मिला है इसका नाम है एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, या आप इसे कह सकते हो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये एक लवण है। अच्छा एक बात बताता हूं, बहुत अच्छी, ध्यान से समझना। ये जो एनिलीन होता है ना बेटे, इसकी क्षारीय प्रबलता की यदि हम बात करें, एनिलीन की क्षारीय प्रबलता की, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ की या बेसिक स्ट्रांगनेस की, एनिलीन की क्षारीय प्रबलता एलिफैटिक एमीन से कम होती है। या फिर आप इसे कह सकते हो कि जो एरोमेटिक एमीन है वो कम क्षारीय है और जो एलिफैटिक एमीन है वो अधिक क्षारीय है। इसका कारण पता क्या है, इसका कारण है अनुनाद। अनुनाद के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। जैसे चलो मैं समझाता हूं आपको, एनिलीन का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, 1 2 और यहाँ 3 और फिर 4,
ये 5 बेंजीन रिंग बना ली, अनुनादी संरचनाएं बनानी है ना, और ये एक दूसरे में क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं अनुनादी संरचनाएं, और इस अनुनाद के कारण एक समस्या पैदा होगी। हम बात कर रहे हैं, यहाँ ऊपर रखेंगे NH2 ग्रुप की। अब देखेंगे ध्यान से, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है और एक यहाँ है। ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और वहां NH2 और पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया बेटे, पॉजिटिव। जब ये यहाँ आया तो इस डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं, तो इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड अभी ज्यों का त्यों है, ये वाला भी ज्यों का त्यों है। नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे, ये बन गया डबल बॉन्ड, और इसके पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है, और ऊपर का डबल बॉन्ड और NH2 पॉजिटिव भी एज इट इज है। अब ये नेगेटिव चार्ज वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बन गया। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है, ये डबल बॉन्ड भी और NH2 पॉजिटिव भी एज इट इज है। इस नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, तो इस बॉन्ड को वापस लौटना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। तो ये बॉन्ड भी था, ये बॉन्ड भी था, ये नया बॉन्ड बना है, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा और NH2 बचेगा, ये आ गया वापिस इसका लॉन पेयर। तो इसका मतलब हमें एक बात पता चली है कि एनिलीन, हमने जब इसकी एनिलीन की 1 2 3 4 5 अनुनादी संरचनाएं बनाई हैं, तो इन अनुनादी संरचनाओं में केवल पहली और लास्ट वाली अनुनादी संरचना ऐसी है जिसमें नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपलब्ध है। इसका मतलब इन दोनों अवस्थाओं में या इन दोनों संरचनाओं में ही नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को किसी को डोनेट कर सकता है, दे सकता है, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति यहाँ और यहाँ ही हमें नजर आ रही है। यदि आप बीच वाली 3 संरचनाओं को गौर से देखोगे तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही नहीं है। और जब किसी के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है तो वो किसे दे सकता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, किसी को भी नहीं दे सकता। और जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं दे सकता तो कौन कह देगा उसे कि वो लुईस अक्षार है। लुईस अक्षार तो ये 2 स्ट्रक्चर हैं। इसका मतलब अनुनाद के कारण क्या होता है, जो NH2 ग्रुप अटैच होता है ऊपर, उस NH2 ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाती है। और ऐसा होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है तो दुनिया का कौन सा आदमी उसे लुईस बेस कह देगा, कोई भी नहीं कह सकता लुईस बेस। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो एनिलीन है या एरोमेटिक एमीन है, उसका जो क्षारीय प्रबलता है या बेसिक स्ट्रेंथ है, वो एलिफेटिक एमीन से क्या होती है, कम होती है। कारण मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत अच्छी बात, एक हेडिंग लिखते हैं, नोट, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। बेटे जो प्लस आई ग्रुप है ना, प्लस आई ग्रुप कह दो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आप कह सकते हो। जैसे आपका NH2 है, NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया ना इसने यहाँ, और कहीं भी NH2 जुड़ा हुआ हो। जैसे OCH3 है जिसे आप कहते हो मिथॉक्सी ग्रुप, इसकी आदत भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की होती है। जैसे CH3 है मिथाइल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप हैं। ये बेटे क्या करते हैं, एराइल एमीन या एरोमेटिक एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। तो प्लस आई ग्रुप एरोमेटिक एमीन या एराइल एमीन भी कह सकते हो आप, की क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं, कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा। मान लो मैं आपको कह दूं कि जो हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन है हमारे पास, ये एनिलीन है, इसे प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो इस अनुनाद में फंस जाता है
और इधर की तरफ को खींचता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं अवेलेबल रह पाता है और इसका बेसिक नेचर हो जाता है खराब। पर यदि इसके ऊपर कहीं भी जुड़ा हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे CH3 जुड़ा है, तो CH3 अपने बॉन्ड पेयर को इधर को धक्का देगा, इधर को धकेलेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी और यहाँ बढ़ने से यहाँ बढ़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई सा भी बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाएगा, वो रिंग में भी और नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और वो किसी को डोनेट कर सकेगा उस लोन पेयर को या उस इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ या क्षारीय प्रबलता बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात और सीखो, इसका अपोजिट भी सीख लो। जो -I ग्रुप होते हैं, या आप इन्हें कह सकते हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले, जैसे आपका NO2 ग्रुप है, जैसे आपका SO3H है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जैसे आपका COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या कोई हैलोजन है, ये क्या करते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ अटैच कर दिया ना, वो तो और खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, और जब खींच लेगा तो उसका प्रभाव यहाँ तक पड़ेगा, और यहाँ तक प्रभाव पड़ेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। तो -I ग्रुप एरोमेटिक एमीन या एराइल एमीन की क्षारीय प्रबलता को क्या लिखेंगे बताओ, क्षारीय प्रबलता को क्या लिखें बेटे, घटाते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा एमीन्स की क्षारीय प्रवृत्ति, कि एमीन्स चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक, कि वो क्षारीय क्यों होते हैं, और एमीन्स के भौतिक गुण। ठीक है बेटे, बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शॉर्टकट किसी भी बच्चे को नहीं लेना है। शॉर्टकट का मतलब आप अपने आप समझते हो कि क्या शॉर्टकट होता है, कि कहीं से भी नोट्स मिले और उनमें रट्टा मारना शुरू कर दिया और समझ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, तो फिर तो ना तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा और ना ही केमिस्ट्री समझ में आएगी, और जैसे ही आप 12th क्लास पास आउट कर जाओगे तो बिल्कुल सड़क पे आ जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि आप BSc करोगे यानी ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां भी आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।